यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो अभी हमको पता है कल हमने बाइनोमियल थियरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और बाइनोमियल थियरम चैप्टर में हमने बाइनोमियल आज और जनरल टर्म के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले और कुछ रिमार्क या नोट भी लिखने वाले, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर का नाम है और टॉपिक हम ये पढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ, बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका होल रेज टू पावर जो आपने एन लिया है वो है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पे लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे आई होप ये वाला बात समझ में आया होगा। हमने बाइनोमियल थियरम का स्टेटमेंट लिखा है फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। मतलब जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर एन लिया है, जहाँ पे एन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार वापिस से रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई यूज किया है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ए एंड बी यूज किया है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो जो पैटर्न हम बता रहे हैं वो अच्छे से सब समझ में आना चाहिए, मेन चीज यहाँ पे वो है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं एक्स एंड वाई दो रियल नंबर है और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका बाइनोमियल है एक्स प्लस वाई, उसका पावर होल रेज टू पावर एन है, यहाँ पे इंडेक्स बोल सकते हो। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो जो टर्म्स मिलेंगे वो हम यहाँ पे लिख रहे थे, इन जनरल हम लिख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा था, वहां पे डिस्कस किया था स्टूडेंट, याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। तो बेसिकली यहाँ से भी आपको आ जाएगा, मतलब ठीक है, आप एक्स की जगह ए रख लीजिए, वाई की जगह बी ले लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एन की जगह 2 रखेंगे तो आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप एन की जगह 3 रखेंगे और यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी द होल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप पूछेंगे मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो ऑलरेडी आइडेंटिटी आपने पढ़ा उतना ही मुझे बता पाओगे। अगर मैं पूछूं आपको ए प्लस बी होल रेज टू पावर 12 बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे मैम अभी तक पढ़ा नहीं है। तो वो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा हमें, बाइनोमियल थियरम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई टू द पावर वन प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म आपका हो रहा है एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर, ठीक है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे आप इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा एन सी आर, यहाँ पे मैं आर यूज कर रही हूँ, एंड यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर, ऑब्जर्व कर रहे हैं जस्ट। फिर क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू हम 0 से लेके एन तक ले रहे हैं, तो बेसिकली ये सब टर्म जो आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में वही सब मिलने वाला है, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये वाली बात, कोई बता दीजिए यस या नो। ओके यस। स्टूडेंट, थैंक यस यू मैम। फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज अगर हम बात कर रहे हैं, थैंक यू राधिका, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टर्म्स हमने लिख दिए, पहली टर्म है एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर जीरो, ठीक है। सेकेंड टर्म है एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई टू द पावर वन, ठीक है। ऐसा करते हमने बाकी के सब टर्म लिख दिए। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हम ऑब्जर्व करने वाले वो हम नोट में लिखेंगे या रिमार्क में लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, जितने भी टर्म है, ठीक है, वहां पे एक्स एंड वाई आपको पता है टर्म प्रेजेंट है। अगर आप एक्स एंड वाई के इंडेक्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एन। ध्यान दीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए आप, अगर एक्स एंड वाई के इंडेक्स को आप ऐड करेंगे तो आपको एन मिलेगा। वो एन है क्या, बेसिकली आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स। यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन था, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया, एक्स और वाई दोनों के इंडाइसिस को मैं ऐड करूं तो एन प्लस जीरो एन मिलेगा, ठीक है। जैसे सेकेंड टर्म की बात करें, एक्स का इंडेक्स है एन माइनस वन, वाई का इंडेक्स है वन, तो दोनों का ऐड करेंगे तो एन मिल रहा है। ये वाली बात समझ में आई, मतलब जितने भी टर्म आपने एक्सपांशन में लिखे हैं सब में एक्स एंड वाई के इंडाइसिस को ऐड करके हमें एन मिलता है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पूछूं ये वाले एक्सपांशन में, जो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपांशन का मतलब होता है आपने पूरा इसको ओपन कर दिया है, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन, जो जो टर्म आने वाली है सब मैंने आपको लिख के बताया है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे तो कितनी टर्म आ रही है हमारे पास, n+1, n से एक ज्यादा टर्म मिलती है। कैसे, आपको याद है a प्लस बी का होल रेज टू पावर 1 किया होता मैंने, तो आपको कितनी टर्म मिलती है, 2। ठीक है, आपने जो आइडेंटिटी में सीखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसमें आपको 3 टर्म मिलती थी। अगर मैं लिखा a प्लस बी द होल क्यूब तो आपको 4 टर्म मिलती थी स्टूडेंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, तो यहाँ पे आपको n+1 टर्म मिल रहे हैं, मतलब एक टर्म ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो भी पता चलेगा। तो ये वाले एक्सपांशन में कितने टर्म रहेंगे स्टूडेंट, n+1। ठीक है, ये वाली बात बताइए, कोई बता, आपको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना चैट में? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एंड स्टूडेंट आप ध्यान देंगे ना, देखिए जितने भी टर्म आपने लिखे हैं राइट साइड में यहाँ पे, एक्स एंड वाई का, जो एक्स का कुछ पावर है वाई का कुछ पावर है, तो बेसिकली ये जो NC0 NC1 जो ये यूज हो रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि इनकी जो वैल्यू हमने लिखी थी ना फॉर्मूले से NCR, वो बेसिकली आते क्या है, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रही हूँ मैं, जिसको NC0, NC1, लास्ट NCN। ठीक है, ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, आपने स्कूल में भी सीखा होगा वो पैटर्न, हम उसको पास्कल ट्रायंगल बोले, वो अभी हम रिमार्क में भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज बेसिकली आपको आती है, ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट, इतना समझ में आया। और अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं TR+1, इसका मतलब है R+1 टर्म ऑफ द गिवन एक्सपांशन। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 6 टर्म बताइए, ठीक है, और n की कुछ वैल्यू दी रहेगी, जैसे मैं बोलूं आपको x प्लस वाई होल रेज टू पावर सपोज 15 है। ठीक है, और मैं बोलूं कि वो एक्सपांशन में मुझे 6 टर्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको T6 मिल जाएगा। तो ये चीज आपने यहाँ से ऑब्जर्व करके लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल की बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हो, R+1 टर्म ऑफ गिवन एक्सपांशन इज दिस। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। तो अभी जो इस पे ऑब्जर्व किया है वो नोट में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नोट, फर्स्ट नोट की बात की जाए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स in binomial expansion, the number of terms in the binomial expansion. कितने टर्म हो गए स्टूडेंट, अभी डिस्कस किया था हमने, एक्सपांशन इज n+1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? प्लीज चैट में बता दीजिए यस या नो। ये हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन से लिखी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट नोट बोल सकते हैं, या रिमार्क में जो जो हमने ऑब्जर्व किया वो सब हम लिस्ट यहाँ पे लिखने वाले। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हो द सम ऑफ indices of x and y in each term is n। ठीक है, आप कोई भी टर्म ले लीजिए, x एंड y के जो इंडेक्सेस है उनको ऐड कीजिए तो n ही मिलेगा। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हो कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट। अच्छा, ये वाला चीज अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग and आर इक्वल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जो एक्सपांशन मैंने लिखा है, तो फर्स्ट टर्म की बात कीजिए, देखो ये वाली NC0 इंटू x टू द पावर n y टू द पावर 0। तो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, NC0। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से पहली टर्म की बात करी, अभी मैं क्या करूँ, लास्ट से पहली टर्म बात करूँ, लास्ट से एंडिंग से फर्स्ट टर्म कौन सी होगी आपके पास, NCN इंटू x टू द पावर n माइनस r इंटू y टू द पावर
आर, ठीक है। तो लास्ट से पहली टर्म क्या कोएफिशिएंट क्या हो गया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCN। तो मेरा कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं चाहे तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये जो NC0 की जो वैल्यू है सेम वैल्यू आपकी NCN की है। समझ में आई स्टूडेंट, मतलब स्टार्टिंग से जो पहला टर्म का जो कोएफिशिएंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है बेसिकली वो, और लास्ट से जो पहला है वो कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। अभी मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। अभी स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है ये, लास्ट से सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है ये दोनों आपका सेम है। ये वाली बात समझ में आई। आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम Yes, ma'am. मिलेगा। ये कैसे मिला वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ बेसिकली। तो ये मैंने आपको नोट में करके दिखाया है, कहाँ गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। इसका मतलब क्या है, बेसिकली फर्स्ट से जो पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट आप लिख रहे हो, स्टार्टिंग से बिगिनिंग से बात कर रहे हैं, एंड जो लास्ट से पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आपको सेम आता है। रीजन यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था एनसीआर के प्रॉपर्टीज, तो हमें पता था एनसीआर इज सेम एज NCN माइनस आर, ठीक है। ये चीज हमने यूज किया था, तो यहाँ पे ये वाला यूज हुआ है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, ठीक है। ये आई होप ये सबको समझ में आया होगा। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल से समझा देती हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैंने लिखा 10C2, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से आप बात कर रहे हो यहाँ पे 10C2, तो ये दिस इज सेम एज आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा 10C8 कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है। सबको समझ में आ रहे हैं एवरीवन? Yes, ma'am. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिख के दिखाया आपको, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 10C0, 10C0 किसके इक्वल आने वाला है, 10C10 के, ठीक है। 10C1 आपका किसके इक्वल आने वाला है, 10C9 के, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? आप चाहे तो और भी कोई एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हो यहाँ पे। तो एक चीज हमने ये ऑब्जर्व करी है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ये हमारा थर्ड नोट हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आया स्टूडेंट? अभी जिस पैटर्न की मैं बात कर रही थी, अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिकली फोर्थ वाले में, द कोएफिशिएंट्स, ये आपने 10th बुक जो सिलेबस है उसमें भी नहीं, 11th के सिलेबस में भी सीखा हुआ है। द कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन, कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन फॉलो सर्टेन पैटर्न नोन एज पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल क्या है, मैथमेटिशियन का नाम है, नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। जो स्टूडेंट अभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेती हूँ, आपने बुक्स में भी देखा हुआ है, तो एक टेबल यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म्स। तो आप यहाँ पे देख के मुझे बता पाएंगे कि मैम ये जो कोएफिशिएंट है बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये पैटर्न फॉलो करे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट। ये टेबल आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, डोंट वरी, लेकिन मेन चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इंडेक्स लिख रही हूँ मैं 0, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जैसे x प्लस वाई, उसका होल रेज टू पावर 0 है, तो आपको पता है एक ही टर्म मिलेगी जिसका आंसर आएगा 1। पढ़ा है ना स्टूडेंट सबने? अगर कोई नॉन जीरो नंबर लिया उसका पावर आपका हो जाता है 0, तो आंसर कितना मिलता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 1, ठीक है। अभी बात की जाए अगर जो बाइनोमियल का इंडेक्स है वो सपोज हो जाता है 1, जिसका मतलब क्या है, जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 1,
तो जो टर्म मिलेंगे उनके अगर कोएफिशिएंट की बात करूं तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा 1 and 1। तो यहाँ से आप पैटर्न बेसिकली बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 1 है तो टर्म मिलेगी x प्लस वाई, तो उनके जो कोएफिशिएंट है ना उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 and 1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो बाइनोमियल है उसका इंडेक्स हो गया 2, जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 2, तो जो टर्म्स आपको मिलेंगे उनके कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है स्टूडेंट, एंड 1 का एडिशन आपके पास होता है 2। याद है स्टूडेंट, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो बेसिकली उनके कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास इंडेक्स बाइनोमियल का 3 हो जाता है तो जो टर्म आपको मिलेंगे उनका कोएफिशिएंट ऐसा होता है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 लिखती हूँ मैं, यहाँ पे 1, 1 प्लस 2 आपको पता है 3 होता है, 2 प्लस 1 3। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बाइनोमियल का इंडेक्स 4 है तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, 3 प्लस 4 आ जाएगा 6, 3 प्लस 1 आएगा 4। एक और लिखती हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 और 4 का एडिशन 5, 4 एंड 6 का एडिशन 10, 6 एंड 4 का एडिशन 10, एंड 4 और 1 का एडिशन 5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे देखो दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि आपको दिखाऊं। ठीक है, जैसे अगर मैंने इन नंबर ले लिया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2 एंड 1 का एडिशन 3 रैंडम, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे मिला। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, 5 मुझे कैसे मिला? ये इसके पिछले वाली जो रो थी ना उसमें आपने 5 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो कोएफिशिएंट दिख रहा था ना उनको ऐड करके आपने लिखा है यहाँ पे। और बाउंड्री की बात की जाए दोनों साइड में देखिए आपने बाइनोमियल के इंडेक्स यहाँ पे लिखे हैं, एंड आप जो ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट एंड द लास्ट कोएफिशिएंट आपको 1 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, और इन बिटवीन जो आपको मिल रहा है कोएफिशिएंट कैसे मिला? वो बेसिकली आपने उसके पिछले वाली रो में देखो, जैसे 5 के यहाँ पे 5 है, जैसे ये वाला 5 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर वाली रो में आपने क्या किया, 5 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो नंबर दिख रहा था उसके एडिशन आपने इधर लिखे हैं। जैसे ये 10 कैसे मिला मुझे, ये 10 के पिछले वाली जो रो थी उसमें 10 के जो ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो नंबर था उनका एडिशन आपने यहाँ पे लिखे हैं। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं? एवरीवन? यस मिस। ठीक है, तो ये वाला आपको बेसिकली पता चल रहा है जो कोएफिशिएंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे वर्डिंग में लिख लीजिए क्या फॉलो कर रहे हो वो। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं ईच टर्म या ईच कोएफिशिएंट, ईच कोएफिशिएंट, ईच कोएफिशिएंट ऑफ एनी रो is obtained by adding two coefficients इन द प्रीसीडिंग टर्म। ओके, यहाँ पे प्रीसीडिंग का मतलब है इससे पहले जो टर्म आई आपको, इन द प्रीसीडिंग रो बेसिकली। ओके, मैंने टर्म बोला शायद उसके लिए सॉरी। यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी रो में अगर आपको नंबर चाहिए तो क्या किया, उसके पिछले वाली रो में गए, और पिछले वाली रो में आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे पिछले वाली रो में ये जो नंबर 10 की बात करें उसके लेफ्ट साइड में 4 दिख रहा था, एंड उसका राइट साइड में 6, उन दोनों का एडिशन आपने लिखा है। तो अच्छे से लिखना चाहे तो ईच कोएफिशिएंट ऑफ एनी रो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू कोएफिशिएंट इन द प्रीसीडिंग रो। ऐसा लिख सकते हैं 1 on the immediate left, 1 on the immediate left, and the other on the immediate right। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? ये चीज मैं आपके लिए लिख के दे रही हूँ, इससे तो आपको समझाने के लिए लिख रही हुई। ठीक है, एंड each row is
बाउंडेड बाय 1 ऑन बोथ द साइड। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ऐसा देखो जितने भी ईच रो है यहाँ पे बाउंड्री में आपको 1 1 दिख रहा है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने कौन सा रिमार्क लिखा था? फोर्थ वाला लिखा था। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रिमार्क की बढ़ते हैं, यहाँ पे रिमार्क नंबर 5 या नोट नंबर 5। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो बाइनोमियल जो हमने थियरम का जो स्टेटमेंट लिखा था वहां हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर क्या होगा, मैं एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो वो वाले केस में क्या मिलेगा स्टूडेंट? ऑब्जर्व कीजिए, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 1 + 1 होल रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर n। और राइट साइड में क्या होगा देख लीजिए, राइट साइड में आपको NC0 मिलेगा पहला टर्म, दूसरा टर्म मिलेगा NC1, थर्ड टर्म आपको मिलेगा NC2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने x और y दोनों को ले लिए है 1। ठीक है, तो ये जो बाकी का जो आपको पता है ये आपका 1 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो बेसिकली राइट साइड में क्या बचेगा? NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से मैं बता रही हूँ, तो ये हम नोट नंबर 5 में लिख देते हैं। तो नोट नंबर 5 में इफ x = y = 1, देन यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर n = NC0 + NC1 + NC2 प्लस डॉट 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 NCn। समझ में आया स्टूडेंट सबको? मतलब जो क्या हुआ यहाँ पे, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन आपको कितना मिल रहा है? 2 रेज टू पावर n, क्योंकि हमने क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वहां पे x एंड y उसकी वैल्यू ले ली है 1। तो इसका मतलब है देयरफॉर NC0 + NC1 + NC2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको मिला अप टू NCn = 2 रेज टू पावर n। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आ रहा है ये वाली बात? नो मैम। यस मैम। अच्छा, डाउट नहीं है कि समझ में नहीं आया? ये बताइए, इसमें कंफ्यूजन है? समझ में आया सबको? यस मैम। अच्छा, जिसको डाउट है Yes, उसके लिए ma'am. मैं दिखा देती हूँ एक बार क्या हो गया। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देखो क्या होगा, अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, y की वैल्यू 1, तो 1 का पावर n 1 हो जाएगा, 1 का पावर 0 हो जाएगा 1, तो पहला टर्म मिला NC0। वैसे ही सेकेंड टर्म हो जाएगा NC1 × 1 का पावर n - 1 इंटू y की, मतलब 1 का पावर 1, तो बेसिकली सेकेंड टर्म मिलेगा NC1। तो वैसे ही सारे टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बच रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली 2 रेज टू पावर n = NC0 + NC1 प्लस डॉट 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 NCn ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? नोट नंबर 5। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं 6 वाला भी लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ एंड y की वैल्यू में ले लूँ -1, ठीक है, तो क्या मिलेगा वो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। बेसिकली क्योंकि y का पावर, अब y की वैल्यू ले रहे हैं -1, तो अगर जब -1 का पावर अगर ओड रहेगा तो वो वाले केस में आपको माइनस साइन मिल जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बाहर। ठीक है, तो बेसिकली मिलेगा क्या, वो मैं लिख के दिखा रही हूँ। इफ x = 1, y = -1, देन लेफ्ट साइड में बचेगा 0 का पावर n, मतलब 0 मिलेगा। ठीक है, देन 0 = NC0 - NC1 + NC2 - NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मिलेगा प्लस, यहाँ पे -1 रेज टू पावर n लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मिलेगा NCn। ठीक है स्टूडेंट, कैसे? एक बार वापस से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू ले रही हूँ -1, तो जो ये टर्म आपको दिख रही है, जब y का पावर होगा ओड, वो वाले केस में -1 का पावर ओड, मतलब माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टर्म क्या, जो साइन माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 0 = NC0। ठीक है, फिर आपका माइनस साइन कैसे आएगा स्टूडेंट? पहले माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि -1 का पावर 1 करेंगे तो बेसिकली -1 आता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो आपका सेकंड टर्म के यहाँ पे आपको -NC1 मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। तो बेसिकली हमने बोला है जब x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 होगा तो हमें मिलेगा 0 = NC0 - NC1 + NC2 माइनस, ऐसा प्लस माइनस ऑल्टरनेटली आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट हम कि जहाँ पे आर की वैल्यू आपको इवन दिख रही है उसको एक साइड में रहने देते हैं, और जो बाकी के टर्म जो है वहाँ पे जहाँ पे आर की वैल्यू ओड नंबर है उसको टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ। देखो -NC1 था, ये टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो आपको +NC1 बन जाएगा। ठीक है, जैसे -NC3 था, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो +NC3। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है, NC1 + NC3 + NC5 प्लस डॉट 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 में लिख रही हूँ, राइट साइड में आपको मिलेगा NC0 + NC2 + NC4 + डॉट डॉट डॉट। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? मतलब क्या किया है, जहाँ पे आप आर लिखते हो वहां पे मैंने क्या किया है, जो इवन नंबर आ रहा था उसको एक साइड में रखा, जहाँ पे ओड आ रहा था वो सब टर्म्स को अपने दूसरी साइड में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा? द सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता है NC0 NC1 ये सब क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो द सम ऑफ all the odd binomial coefficients is equal to the sum of all even binomial coefficient। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी अगर आपको बोले कि आपको इनका वैल्यू बताइए तो वो भी हम लिख सकते हैं, कैसे, उसका भी हमें लिख देती हूँ। और ये दोनों जो आपने इक्वल बताया है यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में, इनकी वैल्यू की बात की जाए तो उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया, और इसके बाद लिख सकते हो आप therefore n, ओके, n हमने यहाँ पे लिखा है तो NC0 + NC2 + NC4, यहाँ पे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू NC1 + NC3 + डॉट डॉट डॉट। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और उनकी वैल्यू की बात की जाए तो ये आपकी हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको मिल रहा है 2n-1। ये कैसे? क्योंकि हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो रिमार्क की बात करें या नोट की बात कर रहे हैं, कौन से वाले नोट, नोट नंबर 5, हमने क्या बताया है, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका सम मतलब उनका एडिशन 2n होता है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है जितने भी ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका एडिशन इक्वल टू ऑल, यहाँ पे क्या हो गया, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों का वैल्यू की अगर बात की जाए NC0 + NC2 + NC4, ये कितना आएगा बेसिकली 2n-1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, ये मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे कि जो पहले लेफ्ट साइड में सपोज आपने उसको बोल दिया A, दूसरे वाला भी आपका पता है A है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं बताऊं ये पूरे को मैंने A बोल दिया, कैपिटल A, तो राइट हैंड साइड में भी आपको पता है कैपिटल A है। दोनों का एडिशन की बात करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? क्योंकि हमने नोट नंबर 5 में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2n। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू A है तो राइट साइड में जो लिखा है उसकी वैल्यू भी A है, तो 2 टाइम्स A आपका कितना हो गया, 2 का पावर n। तो यहाँ से अगर मैं उनके एडिशन की बात करूँ, सम ऑफ ऑल odd binomial coefficient is equal to sum of all even binomial coefficient, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n-1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। ये आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो क्योंकि ये आगे यूज होगा। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अच्छा उसके बाद, अच्छा यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसका हम चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, ओके एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाले का नहीं लिया एग्जाम्पल, नहीं तो वो वाला भी ले सकते हैं स्टूडेंट। एक काम करते हैं साथ में ले लेते हैं। अगर मैं सपोज आपको बोलूँ 3C0 + 3C1 + 3C2 + 3C3, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा? हमने नोट नंबर 5 में लिखा था NC0 + NC1
प्लस NC2 अप टू प्लस NCN, ये होता है 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, तो कोई मुझे डायरेक्टली आंसर बता सकता है? एक तो क्या है, आप सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली जो रिजल्ट हमने नोट नंबर 5 में लिखा है वहां से आप बोलेंगे इसका हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3। ठीक है। Yes, ma'am. और अभी मैं एक दूसरा जो अभी हमने नोट नंबर 6 में लिखा उसका मतलब क्या था स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ 3C1 प्लस 3C3, इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो भी मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पे 3C0 प्लस 3C2, इन दोनों का वैल्यू की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-1, मतलब 2 का पावर 3-1। ठीक है, मतलब 2 रेज टू पावर 2 हो गया। समझ में आई सबको? ये 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे भी 2 रेज टू पावर n-1, मतलब n की वैल्यू है 3। ठीक है, दोनों का एडिशन देख लीजिए, 8 ही आ रहा है। सबको समझ में आया? मतलब मैंने जो अभी आपको बताया उसका मीनिंग मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई किया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट Yes, है? ma'am. ठीक है, क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे? Yes. मैंने क्या किया, सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर n-1, मतलब 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है। n यहाँ पे जो थर्ड रो में मैंने लिखा है ये है सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर n-1 ये भी है। इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे ना तो ऊपर जो लिखा है वही चीज मिलने वाला है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए एक बार। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ये वाली बात होगी हमारे पास। अभी नेक्स्ट की बात की जाए, अच्छा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला हो गया हमारे पास। जो हमने जो लिखा था बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखा था स्टूडेंट, वहां पे अगर मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ वापस से, x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, क्योंकि मैं ये यूज करने वाली हूँ NC0 इंटू एक्स टू द पावर n, y टू द पावर क्या लिखू यहाँ पे 0, प्लस NC1 x टू द पावर हो जाएगा n-1, y टू द पावर 1, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म लिख देती हूँ NCN आएगा, x का पावर हो जाएगा 0, y का पावर हो जाएगा n। ठीक है स्टूडेंट, एक बार चेक कर लीजिए मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं। तो एक चीज अगर आपको ध्यान रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम बॉटम में जो लिखते हैं ना NCR, तो जो यहाँ पे जो R की वैल्यू वही यहाँ पे y के पावर में है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे NC1 लिखा है तो y का पावर 1, यहाँ पे NCN लिखा है तो यहाँ पे y का पावर n है। ठीक है, ये ऐसा होता है। अभी स्टूडेंट क्या होगा, अगर मैं y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने चाह रही हूँ यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट, ओके, क्योंकि ये आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट या टेक आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी और x को एज इट इज रहने दिया तो स्टूडेंट क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x प्लस 1 होल रेज टू पावर n। ठीक है, ये क्या हो गया देखिए यहाँ पे NC0 x टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि y का पावर मतलब यहाँ पे 1 का पावर 0, तो यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए मैं क्या लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे, प्लस डॉट 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 प्लस NCN हो गया यहाँ पे x टू द पावर 0। सबको समझ में आया कि नहीं? मैंने अगर y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी है तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 होल रेज टू पावर n। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं एक और चीज लिखने वाली हूँ, सेम चीज किसके इक्वल है वो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या रहते हैं यहाँ पे, देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, कुछ स्टूडेंट को डाउट रहेगा, डोंट वरी, मैं कैसा लिख रही हूँ वो आपको मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप बुक्स में मिलेगा, ये वाली आपको मिल जाती है, ये कैसा मिला, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट यहाँ पे NCR इज सेम एज NCN-R। ठीक है, ये मैं सिंपल ट्रिक आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का ना ये एक्सपांशन बार बार यूज करने वाले, एक तो आप क्या थियरम से डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है ना उससे वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले y की वैल्यू 1 ले ली तो मुझे मिला x प्लस 1 होल रेज टू पावर n, तो ऐसा मिला। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, मैंने NC0 इज सेम एज NCN, NC1 इज सेम एज NCN-1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जस्ट ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना उसको ऐसा रिप्लेस किया है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये जो सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर आपको मिल रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर एक बार इसको सीक्वेंस में लगाऊं तो मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ NC0
NC0 into x to the power 0 प्लस NC1 into x का पावर 1 मतलब x प्लस NC2 into x स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको मिल रहा है NCN एंड यहाँ पे हो रहा है x टू द पावर n। ये आपको देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं स्टूडेंट? क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ऐसा करके दिखाया, पूरा एकदम डिटेल में बताने का ट्राई किया है कि बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट से ही हम ये चीज लिख रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर आपको बोले x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन क्या आएगा, तो डायरेक्टली आप एक पैटर्न फॉलो कर लिया आपने कि NC0 जो यहाँ पे r है वो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x का पावर में मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? आप चाहे तो मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख के दिखा देती हूँ आपको। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। एनीवन, कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? वही जो अपने स्टेटमेंट लिखा है ना बाइनोमियल थ्योरम का, वही चीज किया है मैंने, बट इसको ऐसे तरीके में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इजी है और यहाँ पे अभी हम करेंगे तो एज ए रिजल्ट आप याद कर सकते हो। और आपको पता है x प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने लिखा है स्टूडेंट वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 का होल रेज टू पावर n है। यहाँ पे देखो वापस से लिख देती हूँ x प्लस 1 होल रेज टू पावर n ऐसा आया, या x प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, ये वाला रेड पेन से दिखाते हैं, ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड, रेड से दिखाना पड़ेगा, ये वाला। मुझे ये डायरेक्टली भी मिल सकता, तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, मैं आपको ऐसा बताया कि y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। अदरवाइज मैं अगर ऐसा बोलती आप x की जगह क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए और y को x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तभी भी आपको यही मिलता है। देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती, जो ओरिजिनली जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, x की वैल्यू 1 ले लेती और y की जगह मैं x ले लेती, तो आपको यही मिलने वाला था। ऑब्जर्व कीजिए, सबको समझ में आ रहा है? तो ये वाला आप एज ए रिजल्ट आप मतलब इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, या आप चाहे तो उस टाइम भी डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका मुश्किल से 10 सेकेंड जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा कैसे लिखा मैंने? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n क्या होता है, NC0 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू NCN इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए एक बार, कोई तो बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक फॉर कंफर्मेशन। यस मैम। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से एक और चीज मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार चैट में चेक कर लेती हूँ, किसी स्टूडेंट को डाउट तो है नहीं। एक सेकेंड, ओके। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n लिखा है। तो अगर मैं आपको अगर पूछूं, आप मुझे बताइए 1, यहाँ से दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n की मुझे बात बताइए, तो आप मुझे बता सकते हो ना? यहाँ से देख लीजिए, बता सकते हो ना क्या होगा अगर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो है x की जहाँ पे ओड पावर दिख रही है ना, वहां पे माइनस साइन आ जाएगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये, स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ऐसा लिख के दिखाया आपको, जो लास्ट स्टेटमेंट में दिख रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ 1 माइनस एक्स द होल रेज टू पावर n है, तो क्या करेंगे? बेसिकली आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है ना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा, वो आपको ऐसा लिख मिलेगा NC0 x टू द पावर 0, फिर यहाँ पे माइनस साइन आप ऐसा आएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो -1, ओके, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 1, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपको मिलेगा प्लस NC2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसा डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करूँ, ये माइनस NC3 x3। ठीक है, एंड ऐसा डॉट डॉट करके आप, मुझे लगता है बाकी का टर्म भी लिख पाएंगे कि नहीं स्टूडेंट्स? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था ना, वैसा ही -1 का पावर n एंड यहाँ पे लिखेंगे NCN एंड यहाँ पे x टू द पावर n। ठीक है, बेसिकली ये जो -1 कहाँ से आया, -1 रेज टू पावर n, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऐसा होता -x का पावर n। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये चीज मैंने की है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं सोल्व किया है, सिर्फ ये पढ़ रहे हैं अभी तक। किसी को इसमें जो भी हमने डिस्कस किया उसमें किसी को डाउट है तो बताइए।
पक्का? अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको लिख के बताया ना, ये वाला और ये वाला, अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से पूछूं तो देखो क्या हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले 1 + x होल रेज टू पावर 4 का मुझे एक्सपांशन बताइए, ठीक है। तो एक तो आप काम कर सकते हो कि बाइनोमियल थ्योरम जो ओरिजिनली जो स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में दिया था उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज आपको ये वाला पैटर्न याद है कि अगर 1 + x होल रेज टू पावर n है तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4c0 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 4c1 इंटू एक्स टू द पावर 1। ये ज्यादा इजी लग रहा है पैटर्न देखने पे, ठीक है। प्लस 4c3 एंड यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर 3 हो गया, प्लस 4c4 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 4c0 मतलब 1 एंड एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x एंड यहाँ पे 4c2 की वैल्यू कितनी आती है, कोई मुझे बताएगा? 4c2 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा ना। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं जस्ट शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ आपको स्टूडेंट। तो ये कैंसिल, तो 6 आ रहा है, ठीक है, 6x² एंड ये आपको पता है 4c3 की वैल्यू 4c1 की जितना आएगी, तो ये आपको मिला 4 टाइम्स x³ एंड इसकी वैल्यू मिला 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप सबको समझ में आया क्या किया हमने। जो भी Yes. आपको मैंने रिजल्ट दिखाया था वहां पे जस्ट मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 4 ली है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे आपको उसका एक्सपांशन लिखना है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपकी बुक्स में कैसे एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, मेरे पास भी बुक्स है यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बोल सकते हैं। expand the following। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेरे पास भी है। कौन सा एग्जाम्पल ले? ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे, ओके स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि आपको जो क्वेश्चन में बोले कि एक्सपांशन करना है वहाँ पे एक्स एंड वाई के टर्म ही दिखे। एक्स की जगह वो कुछ ए बी भी आपको देंगे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, कौन सा ले? ओके, ये वाला लिया होता, जैसे 2x - y होल रेज टू पावर, सपोज मैंने दिया 4, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली कैलकुलेट करके आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए। अगर ये आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका पावर दिया होता 4, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? ओके, n की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। 4c0 इंटू 2x का पावर आपके पास पहले 4 होता और यहाँ पे -y का पावर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर लिखते हैं आप 4c1, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं 2x का पावर 4 था यहाँ पे पहले टर्म में, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे -y का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1। वेरी गुड, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे नेक्स्ट टर्म की बात की जाए 4c2, तो इसको सिंप्लीफाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये यहाँ पे हो गया 2x का पावर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे -y का पावर आपके पास 2। फिर बात की जाए +4c3 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 2x का पावर 1 एंड यहाँ पे -y का पावर कितना मिलेगा 3। एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट 4c4 इंटू 2x का पावर 0 इंटू -y का पावर 4। आई होप ये वाली बात समझ में आई। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी का मैं अभी एक और क्वेश्चन आपको देने वाली, आपको मुझे अभी सोल्व करके दिखाना है। 4c0 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी? 1। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2x रेज टू पावर 4, मतलब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 16 टाइम्स x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 और -y का पावर 0 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक बार ध्यान लीजिए मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि -y का पावर है 1, मतलब ओड पावर, ठीक है। एंड 4c1 की बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाता है 4 एंड 2 का पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट? 8 4 जा 32। ये कैसे आया मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 4c1 की वैल्यू आएगी 4 एंड 2x का होल क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 4 जा 32, ठीक है। ये यहाँ से हुआ एंड यहाँ पे y आया।
ठीक है। फिर 4C2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, 6 आया था, ठीक है, ये वाली 6 हो गई एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 4, 4 6 जा 24, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 24 आया एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी सबको। 4C3 की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो वो जो पैटर्न हमने बात करी थी ना, पैटर्न वही फॉलो होने वाले, क्योंकि आप पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख रहे हो ना। देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 16, तो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा, एग्री करोगे मेरे से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो टर्म है आपका 2x है, यहाँ पे देखिए, तो 4C4 की बात की जाए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल जो हमने पढ़ा था वहां पे ऐसा था x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे x की जगह 2x ही है, इसलिए हमारा देखिए यहाँ पे कैसा आ रहा है। एक सेकेंड, एक बार चेक कीजिए सब लोग मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। सो ये हमारा ये आया, क्योंकि हम बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे, 4C0 इज सेम एज 4C4, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए वो एक 2x है, दूसरा है -y, तो इसकी वजह से हमारा आंसर देखो लास्ट टर्म की बात करें ना, टोटल कोएफिशिएंट थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट याद रखना जो हमने बात करी थी वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 24 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हुआ। उसके बाद कहा थे स्टूडेंट यहाँ पे 4C3 की वैल्यू आती है आपके पास सेम एज 4C1, मतलब 4 आता है, 4 टू जा यहाँ पे 8 हो गया, तो -8xy क्यूब, देख लीजिए एक बार, -8 आया यहाँ पे, हाँ ये हो गया अपना 4, 4 टू जा 8 एंड यहाँ पे -y का क्यूब कर रहे हैं, इसलिए आपको माइनस साइन मिल रहा है, फिर y क्यूब ऐसा मिल रहा है, ठीक है। एंड इधर की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, 2x का पावर 0 करेंगे तो मतलब 1 मिला, ठीक है, एंड 4C1 कितना था 1, तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिल रहा है y टू द पावर 4। एक बार चेक कर लीजिए स्टूडेंट, समझ में आया। तो यहाँ से एक चीज को आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x एंड y एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे जो आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है ना, यहाँ पे बेसिकली जो हमने जो जनरल लिखा था उस जैसा ही है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं है, ठीक है। और जो हमने किसकी बात करी थी स्टूडेंट, नोट में बात करी थी कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, उनका जो वैल्यू है, जो इतनी डिस्टेंस रहता है उनका वैल्यू सेम आता है, लेकिन ये वाले केस में मैं मतलब क्या कहना चाह रही थी यहाँ पे, 4C0 की वैल्यू इक्वल टू 4C4 रहेगी, 4C1 की वैल्यू आपका इक्वल टू 4C3 रहेगा, इसका कहने का मतलब वो था, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मतलब मैं भी ऐसा सोच रही थी, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे x का पावर 4 है कोएफिशिएंट 16 में, तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, हमने जो नोट लिखा था उसमें ऐसा कहने का मतलब था, जो इन जनरल हमने जो एक्सपांशन लिखा था उसमें जो, एक बार वापस से दिखा देती हूँ मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमने जो एक्सपांशन ऐसा लिखा था इन जनरल, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अभी एक्स एंड वाई की जो क्वेश्चन में है अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं आपको, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि उसको सिंप्लीफाई करे तो एकदम केयरफुल भी करना है आपको। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया, तो अभी मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया है, एक और कर लेते ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ओके चलो ये वाला करके बताइए आप लोग, x प्लस 1/x होल रेज टू पावर 6, एवरीवन प्लीज डू दिस। मैं भी लिखने वाली हूँ इसका आंसर, लेकिन आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए, ठीक है। x की वैल्यू तो x ही है, बट y की जगह 1/x ले लिया है, तो कैसे लिखेंगे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा आपके पास 6C0 इंटू एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, 1/x का पावर 0 हो जाएगा, वो लिख नहीं रही मैं, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलेगा 6C1 एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा एंड 1/x का पावर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपको मिलेगा प्लस 6C2 एक्स का पावर आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1/x का पावर हो जाएगा 2। फिर आपको मिलेगा 6C3, यहाँ पे x का पावर 3 एंड 1/x का पावर भी 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6C4, यहाँ पे x का पावर 2 इंटू 1/x का पावर 4, प्लस 6C5 एंड यहाँ पे x का पावर 1 एंड 1/x का पावर आपके पास हो जाएगा 5।
एंड लास्ट टर्म की बात की जाए 6c6, यहाँ पे x का पावर 0 मतलब 1 होने वाला है, मैं वो नहीं लिखूंगी अभी, डायरेक्टली 1/x का पावर हो जाएगा 6 में, ये लिखिए। स्टूडेंट सबको समझ में आया? अभी इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, लिख सकते हो आप लोग? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छा अभी जो हमने पढ़ा था, ओके ये बात हो गई हमारे पास डिस्कशन। ओके हमने क्या लिखा है एक बार वापस से चेक कर लेते हैं नोट में क्या क्या लिखा है। x प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर ये लिखा है। ओके हमने शायद x माइनस वाई वाला नहीं लिखा है, अभी लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ से एक चीज एक हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी। ओके ओके यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभी उसके ऊपर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको पता है x प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर n का एक्सपांशन पता है nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस nc1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको लास्ट टर्म की बात की जाए मिल रहा है ncn, x का पावर 0 हो जाता है, y का पावर हो जाता है n। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं x माइनस वाई होल रेस्ट टू पावर n, तो क्या फर्क आएगा स्टूडेंट? बेसिकली y को आपको रिप्लेस करना है माइनस वाई से, तो जहां पे y के पावर आपको ओड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आपको बेसिकली माइनस साइन आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, nc0 इंटू एक्स टू द पावर n, मैं ऐसा लिख लूँ, यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 का पावर 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। ठीक है, प्लस डॉट 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 एंड यहाँ पे -1 रेज टू पावर n इंटू ncn x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए एक बार। Yes, ma'am. मतलब क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम में आपको जस्ट y को रिप्लेस करना है माइनस वाई से, तो आपको ये मिल जाएगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व भी आप कर पाएंगे बेसिकली। देखो देखो ये पहली टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट? आपका इवन प्लेसेस पे माइनस साइन आ रहा है। देखो एक सेकंड चैट में चेक कर लेते, किसी ने कुछ पूछा है क्या? ओके स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे तो देखो पहले वाले जो टर्म की बात करें, देखो जो फर्स्ट एक्सपांशन लिखा है x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, तो उसमें कितनी टर्म है स्टूडेंट? n+1। इस सेकंड वाला जो एक्सपांशन उसमें भी n+1 टर्म है। माइनस साइन कहाँ पे आ रहा है? इवन प्लेसेस पे। देखिए पहला टर्म nc0 इंटू एक्स टू द पावर n y टू द पावर 0, सेकेंड टर्म में माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करके समझ में आएगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो बेसिकली जब NCR रहता है, आर की पावर, जब ये आर की वैल्यू ओड हो रही है ना, तो वो वाले केस में आपको माइनस साइन दिख रहा है, ये वाली चीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जब आर की वैल्यू आपको ओड दिख रही है, वो वाले केस में x माइनस वाई द होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में आपको माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके ओके एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। ओके इवेल्युएट x प्लस वाई होल रेज टू पावर n। ओके x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है, n की पर्टिकुलरली वैल्यू मैं 5 ले रही हूँ, प्लस अगर मैं बोलूँ x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है स्टूडेंट, अदरवाइज आप ऊपर भी ऑब्जर्व करके मुझे बताएंगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, आप पूरा डिटेल में लिखना चाहिए तो पूरा डिटेल में लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं दोनों का एडिशन करने वाली हूँ तो कुछ टर्म तो कैंसिल होने वाली है, देख के भी बता सकते हो स्टूडेंट, प्लीज बताइए। एक स्टूडेंट ने आंसर मुझे बताया, वेरी गुड। यहाँ पे कंचन आपने क्वेश्चन का आंसर बताया था। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप चाहे तो पूरा यहाँ पे लिख के बता सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चल रहा है कि कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, एक का प्लस साइन एक का माइनस साइन है। ठीक है, एक काम करती हूँ पूरा लिख के बता देती हूँ। तो ये है, ये आपके पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको मिलेगा 5c0। ठीक है, एंड उसके बाद क्या मिलेगा, x टू द पावर 5 y टू द पावर 0। ठीक है, फिर मिलेगा आपको 5c1 x टू द पावर 4 y टू द पावर 1 प्लस 5c2, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, x टू द पावर 3 y टू द पावर 2 प्लस 5c3 x टू द पावर 2 y टू द पावर 3।
ठीक है, एंड यहाँ पे मिला है आपको प्लस 5c4 x इंटू वाई टू द पावर 4, फिर यहाँ पे मिल रहा है 5c5 x का पावर 0 हो गया एंड y का पावर 5। आई होप इस सबको समझ में आया होगा मैंने लिखा क्या है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस करके ये वाला एक्सपांशन 5c0 x टू द पावर 5, यहाँ पे हो गया y टू द पावर 0, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर 4 y टू द पावर 1, फिर यहाँ पे प्लस। तो आपको बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, ऑब्जर्व करने के लिए बोल रही थी इन जनरल वाले में, लेकिन ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -5c3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, एंड फिर आपको यहाँ पे मिलेगा +5c4, यहाँ पे मिला x इंटू वाई टू द पावर 4, फिर यहाँ पे आपको मिल रहा है वापस से माइनस साइन। ठीक है, सो 5c5 एंड यहाँ पे x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 5। स्टूडेंट अभी आपके सामने एक्सपांशन है, कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, एंड जो फाइनल आंसर आएगा वो मुझे बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में जो आने वाला है बेसिकली आपको 2 टाइम्स मिलेगा, यहाँ पे एक मिलेगा 5c0 x टू द पावर 5। ठीक है, उसके बाद जो मिलेगा आपको मिलेगा 5c2 x टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, एंड उसके बाद मिलेगा आपको 5c4। आई होप स्टूडेंट यही टर्म मिल रहा है, एक बार बता दीजिए, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको। तो ये 5c0 की वैल्यू 5 इंटू एक्स टू द पावर 5, 5c2 कितना आता है स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 एंड ओके 10 आया, वेरी गुड। तो यहाँ पे जस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये आपके पास हो गया 10 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे स्टूडेंट ये 5c1 की वैल्यू आएगी, 5 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आया ये वाली चीज। वैसे ही अगर यहाँ पे Yes, स्टूडेंट ये ma'am. हमारा इसका आंसर हो गया, अगर आपको बोलते कि x प्लस वाई होल रेस टू पावर 5 माइनस साइन बीच में देते तभी भी आप सोल्व कर पाते ना, आपको पता चलता। ठीक है, तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाते, कुछ बचती और उसको आप लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे कितने टर्म आए आपके पास बताइए। यहाँ पे इसके एक्सपांशन में हमें कितने टर्म मिले, 3 टर्म मिले हैं। देखिए इसको ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 20 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे 10 टाइम्स एक्स इंटू वाई टू द पावर 4। कितने टर्म मिल रहे स्टूडेंट इसके एक्सपांशन में बताइए। 3 टर्म मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 टर्म मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि इसके एक्सपांशन में कितने टर्म मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर एन है, प्लस करके एक्स माइनस वाई होल रेस टू पावर एन में कितने टर्म मिलेंगे, वैसे बीच में प्लस की जगह माइनस रहेगा तो कितने टर्म रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से ऑब्जर्व करके बता सकते हो, या चाहे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बता सकते हो ना मुझे Yes, ma'am. एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस होता 2 ब्रैकेट के बाहर, तभी भी आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते थे कि कुछ टर्म कैंसिल हो रही है। आपको अगर चाहिए तो मैं इन जनरल आपके लिए लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर रहता है वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए कि फाइंड हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपांशन। तो ये रिजल्ट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ ओके, इफ की जगह यहाँ पे द नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो, द नंबर ऑफ टर्म्स, the number of terms in x plus y whole raised to power n plus x minus y the whole raised to power n is। ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, अगर n ओड रहेगा या n रहेगा इवन, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। ये आपके लिए अगर आपको यूज करने तो यूज कर सकते हो, ये डायरेक्टली रिजल्ट में आपको बता रही है, अदरवाइज पूरा ओपन करके भी आप बता सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 अगर n की वैल्यू है ओड। ठीक है, अगर n की वैल्यू है इवन, यहाँ पे पूरा लिख के दिखाना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ n इज ओड एंड यहाँ पे इफ n इज इवन।
इफ n इज इवन। तो यहाँ पे क्या होता है, वो वाले केस में हो जाएगा n/2 + 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे आपको सिंप्लीफाई, अगर ये वाला रिजल्ट, अगर आपको क्विकली कोई आंसर जानना है उसके लिए, अदरवाइज आप नॉर्मली भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से बता रही हूँ, अगर मैंने बोला होता x + y द होल स्क्वायर, यहाँ पे सपोज मैंने पावर लिया होता 2 लिया, इवन नंबर, ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करके देखते कि आपके कितने टर्म कैंसिल हो रहे, कितने टर्म बच, बेसिकली यहाँ पे बच रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया होता तो स्टूडेंट क्या होता वो वाले केस में, एक टर्म कैंसिल हो जाता, जो मिडल वाला टर्म था 2xy एंड यहाँ पे -2xy। ठीक है, वो टर्म कैंसिल होता तो 2 टर्म बचते आपके पास। अदरवाइज यहाँ से भी अगर आप ध्यान देखते, जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा है, तो n की वैल्यू 2 होती, 2 / 2 मतलब 1 + 1, तो कितने टर्म बचते आपके पास 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन, ऐसा लिख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिए आज के लिए, इफ, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इन x + y होल रेज टू पावर n, यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें कितने टर्म मिलेंगे, इसके लिए भी आपके पास 2 रिजल्ट है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक में जब n ओड रहेगा तब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई n की पर्टिकुलरली वैल्यू लेके, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा है n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, एंड ये वाले केस में आपको मिलता है n/2। अगर किसी को वेरीफाई करना है तो प्लीज चेक कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप हो सके तो ये रिजल्ट मतलब आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो आप जब एग्जाम में करना चाहे तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जब अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपांशन। ठीक है, ऐसा फॉर्म में रहेगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए स्टूडेंट, एनीवन कुछ डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, नो मैम। तो ये वाली बात सबको समझ में आई, ये वाला इसका प्रूफ नहीं है लेकिन आप ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है x + y होल रेज टू पावर n एंड x - y होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास एक सेकंड, हमने एक भी वैसा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। एक क्वेश्चन मैं ट्राई करती हूँ कि आप एक सोल्व करके मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए फिर ये लास्ट कर देते हैं। आपने जनरल टर्म का भी सीखा था, मैंने बताया था tr + 1, r + 1th टर्म जो बाइनोमियल एक्सपांशन का कैसे लिखते हैं, NCR इंटू x⁻n - r इंटू y⁻r। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो करना कैसे यूज। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं बोलूँ फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपांशन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास 4x माइनस, एक सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेने की जगह एक सेकेंड कोई वैल्यू लेना चाहे तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो भी हम कर सकते हैं, या रेंडमली मैं ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको ये एक्सपांशन का फिफ्थ टर्म बताना है, 2 टाइम्स x² + 3/2x होल रेज टू पावर 8। ठीक है, ये मैंने बुक से एग्जांपल लिया अभी। तो इसका अगर मैं आपको बोलूँ फिफ्थ टर्म बताना है एक्सपांशन का, तो बता पाएंगे स्टूडेंट? इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल रेज टू पावर n है तो उसका जनरल टर्म हम लिखते हैं tr + 1 से। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हमने पता है tr + 1, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए था, वो पूरा जब हम लिखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, x + y होल रेज टू पावर n था तो हम उसको ऐसा लिखते थे सिग्मा r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to n NCR, एंड यहाँ पे लिखते थे x का पावर n-1, ओके, n - r एंड y का पावर r। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे tr + 1 जनरल टर्म है, वो हमारा ऐसा था NCR इंटू x⁻n - r इंटू y⁻r। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ ये वाले एक्सपांशन का, आप लिख सकते हो जो गिवन है ऊपर, ऐसा लिख सकते हो, जनरल टर्म ऑफ, द जनरल टर्म ऑफ 2 times x² + 3 times, okay, 2 times x² + 3/2
2x होल रेज टू पावर 8। तो इसका जनरल टर्म कोई मुझे बताएगा कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ से जस्ट ऐसे ही आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ इज tr+1 इज इक्वल टू ncr, एंड यहाँ पे जो पहला टर्म क्या है हमारे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, उसका पावर हो जाएगा n माइनस आर, और जो दूसरा टर्म मैंने क्या लिया है यहाँ पे 3/2x, 3/2x, एक सेकेंड, हाँ 3/2x, उसका पावर हो गया r। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने लीव भी कर दिया है यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आपके पास कोई भी बाइनोमियल, देखो यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर n यहाँ पे आपको दिया है, तो यहाँ पे बोले कि इसको एक्सपांड करेंगे तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, या बोलेंगे सिक्स टर्म कौन सी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जनरल टर्म लिखनी है पहले। तो जनरल टर्म आप बताएंगे कि ये वाले एक्सपांशन का जनरल टर्म ऐसा होगा, tr+1 इज इक्वल टू ncr इंटू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस आर इंटू 3/2x रेज टू पावर r। ठीक है स्टूडेंट, अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे r की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 4, ठीक है, क्योंकि फिर r 4+1 तब आपको फिफ्थ टर्म मिलेगी। तो 4 ऐसा लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 4, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मेरा है, 4r यहाँ पे, एक सेकेंड, 4r इज इक्वल टू 4, तो आपको मिलेगी फिफ्थ टर्म, t5 हो जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है n Yes, लिखा है और यहाँ पे n की वैल्यू मुझे पर्टिकुलरली 8 दिया है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे 8 दिया है, तो यहाँ पे जो अभी मैंने लिखा है उसमें n की जगह एक सेकेंड, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड, ओके ये सही है। यहाँ पे क्या लिखो स्टूडेंट, 8 लिखने वाली, क्योंकि n की वैल्यू पर्टिकुलरली 8 दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 माइनस आर इंटू 3/2x रेज टू पावर r, ठीक है। अगर r की वैल्यू 4 ली तो मुझे मिलेगा t5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8c4, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 4 लेंगे तभी। एंड यहाँ से बात की जाए तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर एंड 8 माइनस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद 3/2x, उसका पावर हो जाएगा 4, ठीक है। इसको आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं कोई बाइनोमियल एक्सपांशन का, एंड फिर वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर बात की जाए 8c4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या ऐसा कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखेंगे, एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। स्टूडेंट ये जो रिमेनिंग पार्ट है प्लीज आप ट्राई करना, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आप आंसर बताना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, डोंट वरी, अगर नहीं आए तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहा है यहाँ पे। सो रिमेनिंग पोर्शन आई एम गिविंग फॉर होमवर्क, ठीक है, कर सकते हो, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. कुछ डाउट है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए।